बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सक्षम स्मार्ट स्कूल। तो प्यारे बच्चों, अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे परागण होता है, किन किन माध्यमों से परागण होता है, कीट के माध्यम से कौन से पौधों में परागण होता है, जल के माध्यम से कौन से पौधों में परागण होता है। पर इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कि बही प्रजनन युक्तियां क्या होती हैं। बात समझ आई ना। आपके एनसीईआरटी बुक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब आप भाई समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई ना। आपका जो ये क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी है, इस बुक का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको इस चीज को समझना चाहिए कि एनसीईआरटी की जितनी भी लाइन है, जितने भी शब्द है बेटा, उसका ही बहुत बड़ा मतलब होता है, उसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं आपके सिलेबस में। बात समझ में ना। तो बोर्ड के एग्जाम के लिए भी वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन अच्छे से पढ़ना चाहिए, हर एक शब्द का मतलब अच्छे से समझना चाहिए। बात समझ में आई। चलिए, तो अब क्या करते हैं कि बेटा ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी बही प्रजनन युक्तियां क्या होती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोग लिख लेना अपने नोट्स में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात समझ में आई ना। ठीक है, चलिए अब इधर देख लेते हैं बेटा, ये हमारा लेक्चर नंबर 8वां है जो आप सभी बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ लिए हैं। जो बच्चे हमारे डेली क्लास देखते होंगे उनको तो पता ही होगा कि हमने क्या 7 लेक्चर दे रखा है। जो बच्चे अभी ये पहली क्लास देख रहे होंगे वो लोग पिछली क्लासेस भी देख लेंगे, ताकि आप लोगों को चीजें एक स्टेप बाय स्टेप करके समझ में आए। ऐसा ना हो कि कुछ चीजें समझ आए, कुछ चीजें ऊपर से उड़ जाए, उसकी पहले की चीजें। जब बेटा आपको बेसिक नहीं पता रहेगा, उसके पहले की चीजें नहीं पता रहेंगी, तो बाद में जब आप पढ़ोगे तो उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इधर हम लोग देख लेते हैं बेटा, हम लोग का टॉपिक कौन सा है भाई। ये हम लोगों का टॉपिक कौन सा है, तो यहाँ पर पहला हम लोग देख लेते हैं बेटा। पहली हेडिंग है हमारी बही प्रजनन युक्तियां। पहला हेडिंग कौन सा है बेटा, बही प्रजनन युक्तियां। बही प्रजनन युक्तियां, ये समझ लो कि आपके एनसीईआरटी बुक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। वैसे अभी हमने बताया आप लोगों को कि इंपॉर्टेंट तो हर हेडिंग है, हर लाइन है, क्योंकि एनसीईआरटी के हर लाइन से, हर शब्द से बेटा कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मत सोचो कि मैम क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही आप बता दो, वही चीजें हम लोग पढ़ लेंगे ना। वही चीजें नहीं है। एनसीईआरटी में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एनसीईआरटी के हर एक लाइन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो बच्चा पढ़ाई करेगा भाई, वही आज के जमाने में आगे निकल पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेटा बही प्रजनन युक्तियां। बही प्रजनन युक्तियां में हमने पहले देखा, पहली हेडिंग देखा हम लोगों ने भिन्न काल। भिन्न काल परिपक्वता। पहली हेडिंग क्या है बेटा, भिन्न काल परिपक्वता। अब ये भिन्न काल परिपक्वता क्या होता है, ये चीजें आप लोगों को बतानी है, ये चीजें आप लोगों को जाननी है कि भिन्न काल परिपक्वता का मतलब क्या होता है। हम तो बेटा आज तक जिन भी बच्चों को पढ़ाते हैं हम बस यही कहते हैं कि आप लोग शब्द से उसका मतलब निकालने का प्रयास किया करो। हालांकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं भाई जिनसे हम लोग मतलब नहीं निकाल सकते, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं बेटा आपकी बुक में जो जिससे हम लोग शब्द से ही कुछ ना कुछ मतलब निकाल सकते हैं उसका उसका क्योंकि वो शब्द से ही रिलेटेड रहता है। बात समझ में आई ना। तो ये बेटा यहाँ पर दिया गया है भिन्न काल। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग ना। भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग। अलग अलग। और काल का मतलब होता है समय। अब भाई भिन्न का मतलब होता है अलग अलग और काल का मतलब हो जाता है समय, और परिपक्वता का मतलब होता है भाई मेच्योर। कोई भी चीज जैसे फल पकता है तो उसको कह देंगे मेच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है, पक गया है।
बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, यहाँ पर हम लोग पादप के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनमें प्रजनन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग भाई पुंकेसर और स्त्री केसर की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग नर भाग और मादा भाग की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग उसी को तो पढ़ रहे हैं। हम लोगों को वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुंकेसर, पुमंग, यही सारी चीजें तो अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी है। जब वही चीजें पढ़ रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसी के बारे में बात रहा होगा। अब यहाँ डायरेक्ट तो हम लोग फल पर आ नहीं जाएंगे कि डायरेक्ट हम लोग आम का फल पढ़ लिए, डायरेक्ट हम लोग बनाना पढ़ लिए, केला पढ़ लिए, डायरेक्ट अमरूद पढ़ लिए, ऐसा तो होगा नहीं। डायरेक्ट हम कोई चीजें यहाँ पर तो ला नहीं देंगे। अभी पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे बेटा कि कैसे कैसे परागण हो रहा है ना, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे परागण होता है, कीटों के माध्यम से, जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से। तो आगे वही चीजें हम लोग देख रहे हैं कि वही प्रजनन कैसे होता है, बाहर से प्रजनन कैसे होता है ना। तो वो चीजें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा कि भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, और काल का मतलब होता है समय, परिपक्व का मतलब होता है पकना, मेच्योर होना। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही बेटा, स्त्री केसर और पुंकेसर की। इसका डिफिनीशन आप लोग ये समझ लो कि जब बेटा अलग अलग समय पर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र और पुंकेसर जब अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न काल परिपक्व कहते हैं, भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। बात समझ में आई ना, क्योंकि भिन्न भिन्न अलग अलग समय पर किसी अलग टाइम पर स्त्री केसर परिपक्व हो गया। भाई देखो, एक चीज इसको जानने से पहले आपको एक चीज और जाननी होगी कि जब भी दो लोगों के बीच निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या होता है, दोनों लोग परिपक्व होने चाहिए। जैसे हम लोग के यहाँ शादी विवाह होता है, पहले के जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, आपके जमाने की बात कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ शादी विवाह वगैरह होता है, तो लड़का भी मेच्योर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लड़की भी मेच्योर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। आजकल लोग ऐसा देखते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना एक 60 साल के आदमी से फिर आप 10 साल की बच्ची का शादी विवाह करवा दो, भाई ये तो गैर कानूनी है, ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और आजकल के लोग क्या करें, बदल गए हैं। आजकल के लोग क्या करते हैं, जितने जितना उम्र लड़का का है उतनी ही उम्र लड़की की भी होनी चाहिए, भाई थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए, ऐसा लोग देखते हैं। क्यों, तब दोनों को मेच्योर माना जाता है कि भाई ये लोग शादी के लायक हो गए, शादी कर देनी चाहिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार बेटा यहाँ पर भी होता है, ठीक इसी प्रकार पुष्पों में भी होता है। पुष्प में जब दोनों पार्ट, यानी नर वाला पार्ट और मादा वाला पार्ट, पुंकेसर और स्त्री केसर, जब ये दोनों मेच्योर होंगे बेटा, जब ये दोनों परिपक्व होंगे, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो निषेचन होगा। अब एक बच्चा ही रह जाए, जिसको हम लोग अपरिपक्व कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में, और एक बुढ़ा हो जाए, तब पर भी तो नहीं सही है, तब पर भी तो नहीं सही है ना भाई। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं बेटा कि यहाँ पर भिन्न भिन्न काल परिपक्वता का मतलब होता है जब अलग अलग समय पर स्त्री केसर और पुंग केसर परिपक्व होते हैं, तो उनको भिन्न भिन्न काल परिपक्वता के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई ना, ठीक है। चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। जब किसी एवं पुंग केसर अलग अलग समय पर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, परिपक्व हो तो उसे तो उसे भिन्न काल परिपक्वता के नाम से जाना जाता है, भिन्न काल परिपक्वता के नाम से
है ना? आई होप कि आप सभी बच्चे ये चीजें समझ गए होंगे ना, कि जब कोई पुष्प है बेटा, आपने अभी पिछली क्लास में देखा था कि एक पुष्प, कई पुष्प ऐसे रहते हैं जिनमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। कई पुष्प ऐसे रहते हैं जिनमें केवल नर भाग पाए जाते हैं या फिर केवल मादा भाग पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज देख रहे हैं बेटा कि जब किसी पुष्प के अंदर जो ये नर और मादा दोनों भाग पाए जा रहे हैं, जब किसी पुष्प के अंदर बेटा ये दोनों भाग पाए जा रहे हैं और दोनों की परिपक्वता अलग अलग टाइम पर हो रही है, दोनों मेच्योर यानी जवान बड़े, दोनों जवान अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। जैसे हमारी गांव की भाषा हम लोग कहते हैं ना, अरे अब तो भाई लड़का जवान हो गया है, शादी विवाह कर देना चाहिए, लड़की जवान हो गई है, शादी ब्याह कर देना चाहिए ना। जवान का मतलब बेटा बड़ा, आप गलत मतलब उसका ना निकालना। जवान का मतलब होता है बड़ा, मेच्योर हो गया है, बात समझ में आई ना। वैसे बेटा इसमें भी जब किसी पुष्प के अंदर दोनों भाग पाए जा रहे हैं, चाहे वह नर भाग हो चाहे मादा भाग हो, तो इन दोनों की परिपक्वता बेटा अलग अलग टाइम पर होती है। हो सकता है कि या तो पहले पुंकेसर बड़ा हो जाए, स्त्री केसर छोटी रह जाए, हो सकता है पहले स्त्री केसर बड़ी हो जाए पुंकेसर छोटा रह जाए ना। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, भिन्न काल परिपक्वता के नाम से जाना जाता है। अब ये भिन्न काल परिपक्वता कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। इस भिन्न काल परिपक्वता को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। उसके पहले आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी बच्चे इसको लिखना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि आप लोग को एक चीज और ध्यान में रखना है कि लिखना हमारे लिए मोस्ट से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको पेपर में, बोर्ड के पेपर में लिखने के लिए ही आएगा। बात समझ में ना, लिखने का तो प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा हम लिखवाते चलते हैं कि ताकि लिखने की प्रैक्टिस आप लोगों की जारी रहे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं बेटा, इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं ना। चलिए यहां पर आप लोग लिख दो ऐसे कि इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। पहला है बेटा, पहला कौन सा हो जाएगा, पुम पूर्वता। पुम पूर्वता। अब ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये पुम पूर्वता क्या चीजें होती हैं ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये पुम पूर्वता क्या चीजें होती हैं। तो बेटा पुम पूर्वता, ध्यान से मेरी बात सुनना, पू से पुंकेसर, पू से क्या होगा, पुंकेसर, पुंग से पुंकेसर, पूर्वता का मतलब पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। बात समझ में आया ना। यानी बेटा अभी हमने देखो भिन्न काल परिपक्वता में यही बताया, या तो पहले पुंकेसर बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, या तो स्त्री केसर पहले बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आया ना, दोनों में से कोई एक होगा जो पहले बड़ा हो जाएगा। इसी को तो भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। कोई कब बड़ा हो रहा है, कोई कब बड़ा हो रहा है, अलग अलग टाइम पर दोनों लोग बड़े हो रहे हैं, एक ही टाइम पर मेच्योर नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आई ना। तो उसमें से बेटा हम दो भागों में उसको हमने बांट दिया। एक ऐसा होगा पार्ट जिसमें पहले क्या होगा, पहले वर्तिकाग्र बड़ी हो जाएगी ना, और एक ऐसा होगा जिसमें पहले क्या पुंकेसर बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई ना। ऐसा होगा जिसमें पुंकेसर बड़ा हो जाएगा, एक ऐसा होगा जिसमें वर्तिकाग्र बड़ी हो जाएगी। अब देखो भाई यहाँ पर पुंग पूर्वता है, पुंग से पुंकेसर। बस ध्यान से आप लोग शब्द से आप लोग अर्थ निकालना सीख जाओगे बेटा, तो आप लोगों के लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। पुंग से पुंकेसर, और पूर्वता का मतलब पहले, पूर्व, पूर्वता का मतलब होता है बेटा पूर्व, पूर्व का मतलब ही होता है पहले, आप सभी बच्चों को पता है। तो पुंकेसर पहले,
मतलब बेटा ऐसा पुष्प जिनमें पुंकेसर पहले जवान हो जाए, पुंकेसर पहले बड़ा हो जाए ना, शादी विवाह करने के लिए पहले बड़ा हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंपूर्वता कहते हैं बेटा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंपूर्वता कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग ऐसे लिख लो लल्ला मेरे, जिसमें ऐसे करके लिखो आप लोग, ऐसा पुष्प, ऐसा पुष्प जिसमें स्त्री के सर से पहले, स्त्री के सर से पहले पुंकेसर, पुंकेसर परिपक्व हो जाए, उसे पुंपूर्वता कहते हैं। पुंपूर्वता कहते हैं। बात समझ में आई ना? क्योंकि देखो नाम से, शब्द से मैंने उसका अर्थ निकालने का प्रयास किया है बेटा। वही चीजें आपको बार बार हम समझाते हैं। शब्द से पहले उसका अर्थ निकालने का प्रयास किया करो। पुंग का मतलब पुंकेसर, पूर्वता का मतलब पहले, यानी ऐसा पुष्प बेटा जिसमें स्त्री केसर से पहले पुंकेसर बड़ा हो जाए, पुंकेसर जवान हो जाए, पुंकेसर मेच्योर हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंग पूर्वता कहते हैं। अब हम लोग डिफिनीशन में ये तो नहीं लिखेंगे कि भाई जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, भाई हम लोग तो किताबी लैंग्वेज में लिखेंगे ना, पेपर में हम लोग तो किताबी लैंग्वेज का ही यूज करेंगे। इसीलिए हमने ऐसा लिखा है बेटा कि ऐसा पुष्प जिसमें स्त्री के सर से पहले पुंकेसर परिपक्व हो जाए, उसे पुंग पूर्वता के नाम से जाना जाता है। लल्ला मेरे, उसे पुंग पूर्वता के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी भी लगे होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब जैसे हमने ये कहा कि भिन्न काल परिपक्वता को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। तो पहला भाग हो गया बेटा पुंग पूर्वता। अब दूसरा भाग आप अपने मन से ही सोच लो, दूसरा भाग क्या हो सकता है? तो हमारी दूसरी हेडिंग हो जाएगी बेटा, हमारी दूसरी हेडिंग हो जाएगी स्त्री पूर्वकात्व। स्त्री पूर्वता वर्तिकात्व, बात समझ में आई ना? स्त्री पूर्वता वर्तिकात्व ना। तो ये चीजें, अब देखो, अभी भाई हमने बोला कि आपको ये आप पर है कि आप इसको समझ करके बताओ कि इसका अर्थ क्या होगा। जैसे हमने पुम पूर्वता का अर्थ बताया कि पुम पूर्वता का मतलब बेटा ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर पहले मिच्योर हो जाए, उसको पुंग पूर्वता कहते हैं। क्योंकि पुंग से क्या हो गया? पुंकेसर हो गया। सेम दैट बेटा हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्त्री पूर्वता। स्त्री का मतलब क्या हो जाएगा? स्त्री केसर। स्त्री का मतलब क्या होगा बेटा? स्त्री केसर, स्त्री केसर हो जाएगा। और पूर्वता का मतलब पहले, ये आपको पता है कि पूर्वता का मतलब क्या होगा? पहले। स्त्री का मतलब स्त्री केसर, पूर्वता का मतलब पहले। ऐसा पुष्प जिसमें पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्त्री पूर्वता वर्तिकात्व। बात समझ में आई ना? इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लो। ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर के पहले, पुंकेसर से पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाए,
हो जाए, स्त्री पूर्वता वर्तिकात्व कहते हैं। उसे स्त्री पूर्वता वर्तिकात्व कहते हैं। बात समझ में आई ना? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना, लल्ला मेरे गुल्लू मुल्लू, इसका उदाहरण लिख लेना आप लोग। कैसा कौन सा पुष्प होगा? इसका नाम है बेटा मीरा बिल्बिस। मीरा बिल्बिस। ये मीरा बिल्बिस पादप का पुष्प ऐसा होता है बेटा, ये मीरा बिल्बिस ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, इस सॉरी पुंकेसर के पहले क्या होता है, पुंकेसर के पहले ही स्त्री केसर क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जवान हो जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता वर्तिकात्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मीरा बिल्बिस, और इसका उदाहरण हो जाएगा बेटा, इसका उदाहरण हो जाएगा साल्विया। इसका उदाहरण हो जाएगा साल्विया। बात समझ में आई ना? तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि क्या चीज कैसे है, पुंपुरुता क्या होता है, स्त्री पुरुषता क्या होता है ना। तो ये चीजें आप लोग नाम से भी समझ सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, विषम वर्तिकात्व। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, विषम वर्तिकात्व। पानी बंद हो गया? अब आप, हाँ सर डाले तो अभी 3 बजे बच्चे आएंगे तो फिर कितना लेट हो जाएगा। विषम वर्तिकात्व। अब विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या होता है बेटा, ये चीजें आप लोग समझो। अच्छा, विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या होता है बेटा, ये चीज को आप लोग समझो। ठीक है, क्या हुआ सही। विषम वर्तिकात्व का मतलब होता है बेटा ऐसा पुष्प जिसमें क्या हो, वर्तिका जो स्त्री केसर का भाग होता है वह या तो छोटी हो जाए या तो बड़ी हो जाए। इस चीजों को हम लोग पढ़ना है, यानी विषम का मतलब अलग अलग, वर्तिकात्व का मतलब स्त्री वाले भाग की बात हो रही, वर्तिकाग्र की बात हो रही है, वर्तिका की बात हो रही है ना, स्त्री केसर की बात हो रही है। ये चीजें हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो ऐसे पुष्प, ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जिसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उसे विषम वर्तिकात्व कहते हैं। विषम वर्तिकात्व कहते हैं। बात समझ में आई ना बेटा, ऐसा पौधा जिसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाए, एक पुष्प ऐसा हो जिसमें क्या हो, वर्तिकाग्र छोटी हो, और एक पुष्प ऐसा हो जिसमें वर्तिकाग्र बड़ी हो। वर्तिकाग्र का मतलब भाई वर्तिका, आपने देखा था स्त्री केसर वाले भाग को जब हमने पढ़ा था तो सबसे ऊपर क्या था, वर्तिकाग्र था, फिर बीच में क्या था, वर्तिका था, फिर सबसे नीचे क्या था, अंडाशय था। तो हम लोग वर्तिका की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा अंडाशय है, ओवरी है, ओवरी है, और ये हमारा क्या है, स्टाइल है, वर्तिका है, और ये हमारा क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है।
बात समझ में आई ना। तो हम लोग इस चीज की बात कर रहे हैं बेटा, ये जो लंबाई में पाई जा रही है जिसको हम लोगों ने वर्तिका कहा है, ये जो लंबाई में पाई जा रही है जिसको हम लोगों ने वर्तिका कहा है, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा पुष्प बेटा देखो दो प्रकार के पुष्प होते हैं, अभी हमने बताया ना कि विषम वर्तिकात्मक का मतलब ऐसा एक पुष्प होगा जिसमें वर्तिका अगर छोटा पाया जा रहा होगा, वर्तिका छोटी पाई जा रही होगी, और कुछ एक आध पुष्प ऐसे होंगे जिसमें वर्तिका बड़ी पाई जाती है। तो भाई जिसमें वर्तिका बड़ी पाई जाएगी उसमें तो पुंकेसर छोटा हो जाएगा, लेकिन जिसमें पुंकेसर बड़ा पाया जाएगा उसमें वर्तिका छोटी हो जाएगी। बात तो सेम है ना। अब भाई वर्तिका अगर बड़ी है तो किससे बड़ी है, सवाल ये भी तो उठ सकता है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है भाई ये जो पाया जाता है, जैसे हमने अभी बताया कि विषम वर्तिकात्व का मतलब होता है, क्या हुआ बाहर क्या हो रहा है, हमने अभी ये बताया बेटा कि आप लोगों को कि विषम वर्तिकात्व का मतलब होता है ऐसा पुष्प जिसमें वर्तिका जो होती है, वर्तिका छोटी पाई जाए या फिर बड़ी पाई जाए ना, दो प्रकार के वर्तिका पाए जाएंगे। तो जिस पुष्प में वर्तिका बड़ी पाई जाएगी बेटा, तो वह किसकी तुलना में, पुंकेसर की ही तुलना में। जिस पुष्प में वर्तिका बड़ी पाई जाएगी उसमें ऑब्वियसली पुंकेसर छोटा ही रहेगा, और जिस पुष्प में वर्तिका छोटी पाई जाएगी उसमें पुंकेसर बड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज को देखते हैं हम लोग, क्या नाम है इसका, क्या नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया कि विषम वर्तिकात्व का मतलब होता है ऐसे पौधे जिसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, उसमें विषम वर्तिकात्व कहते हैं। अब वो दो प्रकार के पुष्प कौन कौन से होते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के पुष्प कौन कौन से होते हैं लल्ला मेरे, इस चीज को हम लोगों को यहाँ पर समझना है। चलो यहाँ पर हम लोग पहला लिख लेते हैं बेटा, पहला हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा गया है। ये आपको बी वाली हेडिंग लिखनी चाहिए थी, बी वाली, क्योंकि हमने ए वाली हेडिंग बताई थी आप लोगों को ना, भिन्न काल परिपक्वता। हमने पहली हेडिंग बताई थी भिन्न काल परिपक्वता, भिन्न काल परिपक्वता को हमने दो भागों में बांटा था। अब ये हमारी बी वाली हेडिंग है विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व को भी हम लोग दो भागों में बांट रहे हैं। पहली हेडिंग है बेटा पिन आइड, क्या है पिन आइड। अब आप लोगों के मन में आया होगा कि मैम ये पिनाइड किसे कहेंगे, अब जल्दी से बता दो मैम ये पिनाइड किसे कहेंगे। तो बेटा ऐसा पुष्प जिसमें वर्तिका बड़ी पाई जाए उसको पिनाइड कहेंगे। पिन का मतलब होता है पिन, बड़ा सा पिन हो जाए जिसमें देखो, अच्छा वर्तिका कैसी होती है बेटा, वर्तिका कैसी होती है, वर्तिका ऐसी होती है ना, ऐसी होती है पिन के जैसी, वर्तिका तो ऐसी होती है, इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। वर्तिका तो ऐसी होती है ना बेटा, पिन के जैसी बड़ी सी होती है, इसीलिए हम लोगों ने इसको पिन आइड कर दिया है, पिन कह दिया है। पिन का मतलब बड़ी सी, ऐसे जो पिन की तरह दिखती हो। तो बेटा पिन आइड का मतलब हो जाएगा, पिन आइड का मतलब हो जाएगा बेटा ऐसा पुष्प जिसमें वर्तिका बड़ी पाई जाती हो और पुंकेसर छोटा पाया गया हो, उसको हम लोग पिन आइड के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई ना। देखिए इधर इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, डिफिनेशन इसका हम लोग ऐसे लिखेंगे क्योंकि हर एक चीज का डिफिनेशन आपको ज्यादा जरूरी है। ऐसा पुष्प जिसमें जिसमें वर्तिका लंबी हो, वर्तिका लंबी हो तथा हाँ, पुंकेसर छोटा हो, छोटा हो, उसे क्या कहेंगे, उसे पिन आइड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बेटा, पिन आइड कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला हम लोग देख लेते हैं बेटा ना, सॉरी दूसरा वाला देख लेते हैं ना। तो दूसरा वाला अब हम लोग देख लेते हैं बेटा कि दूसरा वाला कौन सा होगा। पहला वाला तो हमने देख लिया, चलो भाई जिसमें वर्तिका लंबी हो जाएगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, पिन आइड कह देंगे।
अब दूसरा वाला हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा वाला तो कुछ ऐसा होना चाहिए भाई। अब एक बार जब वर्तिका लंबी हो गई तो हर जगह पर थोड़ी ना वही रहेगी। अब दूसरे वाले में हम लोग देख लेंगे कि जिसमें क्या हो, पुंकेसर लंबा हो और वर्तिका छोटी हो। कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिल जाता है जिसमें दूल्हा लंबा होता है, दुल्हन छोटी होती है। कभी कभी क्या, अधिकांश तो हमें ऐसे ही देखने को मिलता है कि जिसमें दूल्हा लंबा होता है दुल्हन छोटी रहती है। तो आप वही सेम डेट यहाँ पर मानो नीचे वाले हेडिंग में भाई, जो अगली हेडिंग लिखवाने जा रहे हैं। अगली हेडिंग यहाँ पर आप लोग देख लो। अगली हेडिंग है बेटा हमारा थ्रम आइट। दूसरा वाला हमारा है थ्रम आइट। थ्रम आइट, थ्रम आइट का मतलब है बेटा ऐसा पुष्प जिसमें पुंकेसर लंबा हो। ऐसा पुष्प, ऐसा पुष्प जिसमें इसमें पुंकेसर लंबा हो तथा स्त्री केसर, हाँ, स्त्री केसर यानी वर्तिका आप कह सकते हैं, वर्तिका छोटी हो, थ्रम आइट कहलाती है। बात समझ में ना। अब देखो एग्जाम्पल आप लोग देखो, एग्जाम्पल आप लोग देख लेना ना। एग्जाम्पल ऐसा है बेटा, जैसे हम लोग अधिकांश क्या देखते हैं, अधिकांश हम लोग देखते हैं कि पुरुष बड़े रहते हैं, यानी पति बड़ा रहता है, पत्नी छोटी रहती है। तो एग्जाम्पल कहाँ पर फिट होता है, यहाँ पर फिट होता है, क्योंकि इसमें नर वाला भाग जो है बेटा, जिसको हम लोग पुंकेसर कह रहे हैं, नर वाला भाग इसमें बड़ा पाया जा रहा है और मादा वाला भाग छोटा पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो इतना, यहाँ पर हम लोग क्या शादियां होती हैं, शादी विवाह होता है, या इस मामले में तो ये वाला एग्जाम्पल एकदम फिट है कि दूल्हा बड़ा होता है, दुल्हन छोटी रहती है। लेकिन बेटा, लेकिन कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि पत्नी थोड़ी सी बड़ी रहती है, पति थोड़ा सा छोटा होता है, यानी दुल्हन थोड़ी सी बड़ी हमें दिखती है और दूल्हा थोड़ा सा छोटा दिखता है। तो ये वाला एग्जाम्पल कहाँ पर फिट बैठता है, ये वाला एग्जाम्पल बेटा हमें यहाँ पर फिट बैठ जाता है पिन आइड में, क्योंकि पिन आइड में स्त्री केसर बड़ी है, वर्तिका बड़ी है और ये पुंकेसर हमारा जो है बेटा वह छोटा है। बात समझ में आई ना। आई होप कि आप सभी बच्चों को एग्जाम्पल से खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को और ध्यान में, बात समझ में आई ना, एक चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा, आप लोगों को एग्जाम्पल को गलत वे में नहीं लेकर के जाना है ना, क्योंकि ना मैम एग्जाम्पल गलत वे में देती हैं और ना आप बच्चे उसको गलत वे में लेकर के जाएंगे। बस एग्जाम्पल हम मजाकिया तरीके से इसलिए बताते हैं बेटा ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए। जैसे अगर हम लोग अपने आसपास की चीजों को एग्जाम्पल ले लें तो वो चीजें ज्यादा हमें अच्छे से समझ में आती है। इसीलिए बेटा हम आपके आसपास की ही चीजों का एग्जाम्पल देते हैं, ना आसपास के ही लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। बात समझ में ना। तो अभी हमने देखा जिसमें दूल्हा बड़ा हो दुल्हन छोटी हो उसको हम लोग थ्रमाइड कहते हैं, जिसमें दुल्हन बड़ी हो दूल्हा छोटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिन आइड कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को ना। अगर बात समझ में आई होगी तो आप लोग एक गाना सुनाना मुझे, कमेंट में एक गाना सुना देना आप लोग ना। जब आप लोग एक गाना सुनाओगे तो मैम और ज्यादा मजेदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई बेटा। अब आगे चले हम लोग। अब हम लोगों ने ये बी वाला हेडिंग डाला था कि बी वाला, अब हम लोग सी वाला हेडिंग देखते हैं बेटा कि सी वाला हेडिंग क्या होता है। चलो भाई, सी वाला हमारा ये हेडिंग आ गया, सी वाला, सी वाला, सी वाला। ये सी वाला हेडिंग है हमारा बेटा हेरकोगेमी। अब ये हेरकोगेमी क्या होता है मैम, अभी तक तो आपने जो चीजें पढ़ाई समझ में आ गया। अब ये हेरकोगेमी क्या हो जाता है, इसको भी नाम से ही सिखाएंगी मैम, याद करना कि नाम से इसको कैसे याद करें। नाम से ही देखो बेटा, हरको का मतलब क्या होता है, मना करना। हरको का मतलब होता है मना, 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 मना। जैसे
गाँव की भाषा में लोग क्या कहते हैं? अरे उन्हें हरख द, ई काम न करें। खेते में जाए बा, अरे उन्हें हरख द, यानी मना कही द कि उन खेते में न जाए, उन ट्रैक्टर से खेत न जुतवाए। तो हरक हरकों का मतलब बस याद करने के लिए आप लोग समझना कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, याद हो जाए, याद करने के लिए हरकों का मतलब मना। बात समझ में आई ना? अब हरको गैमी का मतलब होगा क्या बेटा, ये चीजें हम लोग देखते हैं। देखो, पुष्प में पुंकेसर और वर्तिकाग्र के बीच, किसी पुष्प में पुंकेसर और वर्तिकाग्र के बीच भौतिक दूरी या किसी अवरोध के कारण स्वपरागण को रोकने की यह व्यवस्था हरकोगैमी कहलाती है। क्या करने की? रोकने की। क्या करने की बेटा? रोकने की। अभी आपने देखा कि रोकने की व्यवस्था, किसको रोकने की? स्वपरागण को। यानी किसी पुष्प में स्वपरागण को रोकने की यह प्रक्रिया, यह व्यवस्था क्या कहलाती है? हरकोगैमी। जैसे अभी मैम ने शब्द से आपको सिखाने का प्रयास किया कि हरको का मतलब होता है बेटा मना। गांव की भाषा में जब आप लोग गांव के लैंग्वेज को सुनेंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे यार उन्हें हरक दा, ये काम ना करे, उन्हें हरक दो कि ये चीज ना करे ना। हरकना का मतलब होता है बेटा मना करना। बात समझ में आई ना? आप लोग अपने घर पे भी सुने होंगे, आपके मम्मी पापा दादा दादी बहुत सारे लोग इस शब्द का यूज किए होंगे ना। तो हरकना का होता मतलब होता है बेटा मना करना। अब यहाँ पर देखो, जब किस यह एक ऐसी प्रक्रिया है, हरकोगैमी, यह एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा जिसमें क्या होता है, जो क्या करता है, स्वपरागण को रोकता है। क्या करता है? स्वपरागण होने से रोकता है, स्वपरागण होने ही नहीं देता किसी पुष्प में। अब देखो कैसे, किसी पुष्प में पुंकेसर और वर्तिकाग्र, पुंकेसर पुरुष वाला भाग, वर्तिकाग्र महिला वाला भाग ना, के बीच भौतिक दूरी अवरोध करता है। भौतिक दूरी का मतलब दूरी अवरोध कर देते, या तो स्त्री केसर बड़ी हो जाएगी या तो पुंकेसर बड़ा हो जाएगा। जब कोई बेटा एक बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा तो आप बताओ कैसे होगा? ये मान लो, ये मान लो आपकी वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है और ये आपका क्या है, पुंकेसर है। ये पुंकेसर है। अब बताओ बेटा, ये वर्तिकाग्र इतनी बड़ी हो गई, वर्तिकाग्र इतनी बड़ी हो गई, पुंकेसर बेचारा रह गया छोटा। पुंकेसर रह गया बेटा छोटा। अब आप बताओ कि जब ये पुंकेसर छोटा है, ये वर्तिकाग्र बड़ी है, तो ये पुंकेसर कैसे जाएगा? पुंकेसर के पास पैर थोड़ी ना है, पुंकेसर के पास पैर थोड़ी ना है कि पुंकेसर ऐसे ऐसे आपकी तरह चल करके चला जाएगा, भाई मैं तो आया हूं आपके पास मिलने, गुलाब लेकर के, ये चीजें ऐसा थोड़ी ना वो करेगा। बात समझ में आई ना? तो ये पुंकेसर के पास पैर नहीं बेटा, या तो ये बड़ा रहता और वर्तिकाग्र छोटी रहती, तब ये इसका परागकण जो है वर्तिकाग्र पर गिरता और फर्टिलाइजेशन होता। और या तो ऐसा हो सकता है कि जब इस पर पुंकेसर पर कोई कीट बैठे, कोई पक्षी वगैरह ऐसे कुछ बैठ जाए, तब उसके पास लग करके, उसके पैरों में चिपक करके यह क्या करे, यहाँ पर जा सकता है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप कहो कि इसमें स्वपरागण हो, तो भाई ये तो मुमकिन ना है। क्यों? क्योंकि आपने स्वपरागण को पढ़ा है कि स्वपरागण का मतलब क्या होता है। आपने स्वपरागण में देखा था बेटा कि स्वपरागण में आपने देखा था जिसमें किसी का माध्यम की आवश्यकता ना हो, जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो, ना कीट की आवश्यकता हो, ना हवा की आवश्यकता हो, ना जल की आवश्यकता हो, जिसमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती है बेटा, जो खुद से फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, जो खुद से निषेचन कर लेते हैं, उनको हम लोग स्वपरागण के नाम से जानते हैं। अब आप बताओ, क्या इनके बीच स्वपरागण संभव है? हमें तो ना लगे है कि इनके बीच स्वपरागण संभव है। अगर आपको लगता है तो आप बताओ। देखो, इनके बीच स्वपरागण कैसे होगा भाई, जब ये वर्तिकाग्र बढ़ी, क्योंकि वर्तिकाग्र तो इसके पास आएगी नहीं भाई, परागकण तो पुंकेसर के पास ही है, इसके पास तो है नहीं। ये तो अपने जगह पर, ये तो दुल्हन है तो बैठी रहेगी, ये तो कहीं नहीं जाएगी। तब ये तो इसके पास जाएगा नहीं, इसको लेके जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, अगुआ की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम लोग गांव की भाषा में अगुआ कहते हैं, जो दो लोगों को मिलाता है ना। तो
तो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, या तो कीट हो, भौरा हो, पंछी हो, हवा हो, जल हो, ये सारी चीजें आएंगी। जब ये चीजें आ जाएंगी बेटा तो इसमें तो परपरागण होगा ही होगा, परपरागण तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें स्वपरागण नहीं होगा, किसी भी हाल में इसमें स्वपरागण नहीं होगा। यही चीजें आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है बेटा कि हरकोगैमी एक ऐसी प्रक्रिया है, हरकोगैमी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो क्या करती है, स्वपरागण को रोकती है, जो कोई ना कोई अवरोध पैदा कर देती है पुष्प के बीच में, और जिससे उनके बीच क्या होता है, स्वपरागण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा हम लोग। एग्जाम्पल देख लो, जैसे गुड़हल हो गया, जैसे गुड़हल जैसे पुष्पों में पराग कोष और वर्तिकाग्र अलग अलग स्थिति में होते हैं। सेम दैट आप लोग देख सकते हो, ये जो आपको यहाँ पर रेड रेड दिख रहा है बेटा, ये हमारा क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है, स्त्री वाला भाग। और जो ये आपको येलो येलो दिख रहा है, ये क्या है, पुंकेसर है। अब बताओ बेटा, जब पुंकेसर नीचे पाया जा रहा है, जैसे यहाँ हमने बताया पुंकेसर छोटा हो गया है और वर्तिकाग्र बड़ी है, तो भाई इसमें स्वपरागण तो होगा नहीं ना, इसमें परपरागण ही होगा। तो वही चीजें एग्जाम्पल में बताई गई हैं आपको ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें लगता है कि आप सबको ये हेडिंग तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग हमें इजाजत दो, अगली हेडिंग पर चले ना, चले भाई, नहीं तो हम एक ही चीजों को समझाते रह जाएंगे। अब हमारी तीसरी वाली हेडिंग है बेटा, यानी सी वाली हेडिंग हम लोग पढ़ लिए, ये डी वाला हेडिंग है, डी वाला। एक लिंगता, एक लिंगता क्या होता है, तो भाई नाम से ही स्पष्ट है, एक लिंग, नाम से स्पष्ट है, एक लिंग। एक लिंग का मतलब ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक लिंग पाया जाए, चाहे नर पाया जाए और चाहे मादा पाई जाए। और द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है बेटा ऐसा पुष्प जिसमें दोनों लिंग पाए जाए। जैसे अभी जो आपने पीछे आपने देखा गुड़हल, तो गुड़हल द्विलिंगी है बेटा, उसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। लेकिन एक लिंगता का मतलब होता है ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक लिंग पाए जाते हैं, ऐसा पुष्प जो एक लिंगी हो, जिसमें केवल नर भाग पाए जाए या तो केवल मादा भाग पाए जाए ना। चलो इधर हम लोग देख लेते हैं डिफिनीशन इसका क्या है। जब किसी पुष्प में केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर में से कोई एक ही जनन अंग उपस्थित होता है तो उसे एक लिंगता के नाम से जाना जाता है। जब किसी पुष्प में कोई एक ही लिंग उपस्थित रहता है तब उसे एक लिंगता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उदाहरण में पपीता, मक्का। ठीक है, ये आपके उदाहरण में आ जाएगा। अब हम लोग अपनी लास्ट हेडिंग देख लेते हैं बेटा, ये हमारी लास्ट हेडिंग है, लास्ट वाली हेडिंग ये हमारी है। इसको देख लेते हैं कि असंगतता क्या होता है। सारी चीजों को तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब एक बार इस चीज को जान ले कि असंगतता क्या होता है ना। भाई देख लो, यहाँ पर कुछ लोग देख करके मुझे हंस रहे हैं क्योंकि मुझे इतना ज्यादा पसीना हो गया है ना। अब आप ही लोग सोचो, हम आप ही लोगों के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पसीना हो रहा है, वरना मुझे शौक थोड़ी ना इतने काले काले दिखने का और लोगों से मजाक उड़वाने का ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेटा कि असंगतता क्या होता है। देखो, जब किसी पौधे में, पौधे की बात की जा रही है, पुष्प की नहीं, जब किसी पौधे में स्वयं के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद क्या करते हैं, निषेचन नहीं कर पाते हैं, तो इस घटना को स्व असंगतता के नाम से जाना जाता है ना। उदाहरण में है तंबाकू, पेटूनिया। इस चीज से आपको एक चीज समझना चाहिए बेटा, जब हमारे पराग कोश से पराग कण निकल करके आता है वर्तिकाग्र पर ना, यहाँ पर वर्तिकाग्र हम लोग बना देते हैं, वर्तिकाग्र। अब देखो बेटा, जब हमारा पराग कण निकल करके आता है इस वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर निकल करके आता है, तो ऐसे ही थोड़ी ना वर्तिकाग्र कह देती है चलो भाई तुम हमसे फर्टिलाइजेशन कर लो। भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे को ध्यान में नहीं रखते हैं ना, तो आप लोग इसके लिए टेंशन मत, ये मत सोचना कि मैम हिल गई है, मैम नहीं हिली, मैम स्टेज पर ऐसे ही खड़ी हैं, बस आपका कैमरा हिल गया है ना। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा,
गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? नहीं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि देखो क्या होता है जब ये परागकण ये वर्तिकाग्र पर आता है बेटा, तो वर्तिकाग्र क्या करता है, ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी अपने घर के अंदर आने देगा, किसी को थोड़ी ना कह देगा तुम आओ मेरे घर के अंदर घुस करके चोरी कर लो, चाहे जो मन सो करो। ऐसा कोई थोड़ी ना कहेगा। क्या आप कहोगे क्या? नहीं, आप भी नहीं कहोगे। तो वर्तिकाग्र ये क्या करता है बेटा? वर्तिकाग्र, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हमें तो ये चीजें नहीं समझ में आई है कि कैसे परागकण वर्तिकाग्र को पहचानता होगा, ये हमारी जाति का है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि परागकण भले ही वर्तिकाग्र पर आ जाए, लेकिन जब वर्तिकाग्र उसकी जाति का नहीं होगा, परागकण उसकी जाति का, सेम जाति के दोनों लोग नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना। ये सेम जाति होनी चाहिए। अगर दो लोगों के बीच फर्टिलाइजेशन हो रहा है, चाहे वह पराग जो पुंकेसर है और स्त्री केसर, अगर इन दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है, तो दोनों की जाति सेम होनी चाहिए। अलग अलग जाति में कभी भी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता है, निषेचन हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आई ना? अब देखो, ये परागकण आएगा वर्तिकाग्र पर। अब ये वर्तिकाग्र कैसे पहचानेगी इसको? इसलिए ऐसे पहचानेगी बेटा, ये जो परागकण होता है ना, ये भी एक एंजाइम छोड़ता है, रासायनिक पदार्थ छोड़ता है, और ये वर्तिकाग्र भी एक एंजाइम छोड़ती है। बात समझ में ना? वर्तिकाग्र भी एक एंजाइम छोड़ती है और परागकण भी एक एंजाइम छोड़ता है। जब इन दोनों का एंजाइम जो होता है बेटा, जब इन दोनों का रसायन रसायन जो होता है, एंजाइम जो होता है, ये दोनों का जब सेम मिल जाता है, मैच कर जाता है, तब वर्तिकाग्र सोचती है अच्छा, मतलब ये लड़का मेरे काम का है, ये लड़का मेरे घर में आने के लायक है। तब ये क्या करती है, इस परागकण को इजाजत देगी, और ये परागकण अपना पॉलन ट्यूब जो है, परागनलिका जो है, ऐसे ऐसे अंदर लेकर के आएगा, और ऐसे ऐसे लेकर के बीजांड द्वार से अंदर जाएगा दुल्हन को खोजने के लिए। जैसे आप लोग सोचो, रानी महारानी होती हैं ना, रानियां होती हैं, बड़े बड़े घर की राजकुमारियां होती हैं, वो लोगों के द्वार पर क्या होता है बेटा, दो लोग रहते हैं, खड़े रहते हैं, जो द्वार पर पहरेदार होते हैं। ऐसे ही सबको अंदर नहीं आने देते हैं ना, ऐसे ही सबको थोड़ी ना अंदर आने देंगे, जो आए जो मन जाए, ऐसे थोड़ी ना। जब कोई आता है तो पहले वो लोग रानी के पास संदेशा लेकर के जाते हैं कि रानी ये आए हैं आपसे मिलने, क्या उनको अंदर बुलाया जाए? तो रानी कहती हाँ तो बुलाते हैं, रानी कहती है नहीं तो नहीं बुलाते हैं। ऐसे ही बेटा, जब यहाँ पर ये पराग नलिका ऐसे, जब यहाँ पर वर्तिकाग्र इसको इजाजत देगी ना परागकण को, तभी ये परागकण अपना नली जो है, पराग नलिका जिसको हम लोग कहते हैं, ये नली अंदर आएगा। और जब ये नली अंदर आता है ना बेटा, तभी ये तब पर भी ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ऐसा नहीं है कि श्योर है फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा। यहाँ पर भी ये जो बीजांड द्वार रहता है बेटा, आपका बीजांड में बीजांड द्वार रहता है, यहाँ पर भी लोग बैठे रहते हैं चेक करने के लिए कि क्या ये पराग नलिका सच में हमारी जाति का है कि नहीं है। जब इनको पता लगेगा बेटा कि ये पराग नलिका हमारी ही जाति का है, तब ये उसको बीजांड द्वार के अंदर भेजेंगे और दुल्हन से मिलने देंगे। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पर यही चीजें है बेटा कि जब किसी पौधे में स्वयं के परागकण, किसी पौधे में अगर नर भाग और मादा भाग दोनों हैं, तो स्वयं के परागकण उसी पौधे के अगर वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद भी निषेचन नहीं कर पा रही हैं, अगर यहाँ आया फिर भी निषेचन नहीं कर पाया, तब इस घटना को हम लोग स्व असंगतता कहते हैं। बात समझ में ना? स्व का मतलब एक ही पौधे के पुष्प में दोनों भाग हैं, और असंगत, असंगत का मतलब वो लोग संग नहीं हो पाए, साथ साथ में मिल नहीं पाए, दोनों लोग साथ में रह ही नहीं पाए, वो लोग अलग अलग हो गए। उसको स्व असंगतता के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई ना? आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि स्व असंगतता क्या होता है, स्व असंगतता किसे कहते हैं। बस 2 मिनट सर, ठीक है। तो अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर ले बेटा। अगर आप कहो तो मैं एक बार जल्दी जल्दी से इस चीज का रिवाइज करवा दूं आप लोगों को ना। चलिए, यहाँ पर हम लोग पहले से देख लेते हैं बेटा। हमने देखा कि भिन्न काल परिपक्वता क्या होता है। भिन्न काल पर, हाँ, भिन्न काल परिपक्वता हम जानबूझ करके किए हैं। भिन्न काल परिपक्वता का मतलब होता है बेटा, जब जब किसी पुष्प में ना स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग टाइम पर परिपक्व होते हैं, तो उसको भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं ना।
और फिर इसके बाद हमने इसको देखा कि इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला हो गया बेटा पुंपूर्वता और दूसरा हो गया स्त्री पूर्वता और वर्तिकात्व ना। स्त्री पूर्वता और वर्तिकात्व। पुंपूर्वता का मतलब होता है बेटा जब पुंकेसर स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाए ना। और स्त्री पूर्वता का मतलब होता है जब पुंकेसर से पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल आप दोनों का देख ही ले रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है बेटा, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, अब हम लोग अगली हेडिंग देख रहे हैं बेटा विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व का मतलब बेटा ऐसा पुष्प जिसमें वर्तिका वर्तिका का साइज अलग अलग रहेगा। कुछ ऐसा पुष्प होगा बेटा जिसमें वर्तिका पुंकेसर से बड़ी रहेगी, कुछ ऐसा पुष्प रहेगा जिसमें वर्तिका पुंकेसर से छोटी रहती है। तो जिसमें वर्तिका पुंकेसर से बड़ी रहती है बेटा उसको हम लोग पिन आइड कहते हैं, और जिसमें वर्तिका पुंकेसर से छोटी रहती है उसको हम लोग थ्रम आइड के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? थ्रम आइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगली हेडिंग देख रहे थे बेटा हर्कोगैमी क्या होता है। हर्कोगैमी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो स्वपरागण को रोकती है। ये चीजें आपने देख लिया है ना, जो क्या करती है स्वपरागण को रोकती है। जैसे गुड़हल हो गया ना, गुड़हल का आपने एग्जाम्पल देखा है। फिर नेक्स्ट हमारा है एक लिंगता क्या होता है। एक लिंगता पुष्प का मतलब बेटा ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक ही लिंग पाया जाए, चाहे नर पाया जाए या तो मादा पाया जाए, एक लिंगी पुष्प इसको कहते हैं। ठीक है, लास्ट हमारी हेडिंग है बेटा स्व असंगता। असंगतता का मतलब अभी आपने समझा ना। ऐसा पुष्प होगा बेटा जो उसी पौधे के पुष्प से क्या करना चाहेगा, फर्टिलाइजेशन करना चाहेगा ना, निषेचन करना चाहेगा, पर निषेचन नहीं हो पाएगा। उसको हम लोग असंगतता के नाम से जानते हैं ना। एग्जाम्पल आपने देखा तंबाकू और पेटूनिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं धन्यवाद की तरफ। आपको भाई आपको छोड़ने से पहले धन्यवाद किया जाए आप बच्चों